बच्चों, इकाई 3 परमाणु की संरचना कक्षा 8। तो भाग 2 में आज हम जानेंगे। तो बच्चों, आप यहाँ सामने आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक जो परमाणु है उसकी संरचना है। तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों तरफ जो जो कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जिसको हमने पढ़ा भी था पिछले भाग में। और जो इनका क्रम होता है कक्षाओं में घूमने का, तो 2n² अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं कक्षाओं में। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम, दूसरी में 8, तीसरी में हमारे 18 और चौथी कक्षा में 32, जो हमने पढ़ा था। तो परमाणु संख्या की बात हो रही है। परमाणु संख्या का मतलब क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि प्रोटॉनों पे धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉनों पे भी ऋणावेश होता है। तो धनावेश और ऋणावेश बराबर होगा तभी परमाणु अस्तित्व में रह पाएगा। तो इसलिए परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। लेकिन जब हमने बात करी थी द्रव्यमान संख्या, यानी परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है उसके नाभिक में होता है। और नाभिक में कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होगी? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। अब जो आज हमारा टॉपिक रहेगा समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? तो किसी तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। परमाणु संख्या समान का मतलब क्या है कि उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, वो तो समान हो, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अलग हो। तो प्रकृति में पाए जाने वाले हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। देखिए, पहला उसे नाम दिया हमने प्रोटियम, जिसे हमने फार्मूला क्या दिया? 1H1। दूसरा हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ड्यूटीरियम, ये आप देख सकते हैं ड्यूटीरियम, और इसका सूत्र क्या है? 1H2। तीसरा होता है ट्राइटियम, इसे हमने नाम दिया 1H3, यानी 1H1 1H2 1H3। तो आप देखिए इस टेबल में देख सकते हैं, जो प्रोटियम है हाइड्रोजन का समस्थानिक, उसके अंदर परमाणु संख्या कितनी है? 1। और 1H1 यानी द्रव्यमान संख्या भी 1 है। तो जो पहले 1 लिखा होता है नीचे की तरफ उसे परमाणु संख्या कहते हैं, और जो पावर के रूप में H के बाद ऊपर लिखा हुआ है घात के रूप में, वो उसकी द्रव्यमान संख्या है। तो प्रोटॉनों की संख्या तो 1 हुई, लेकिन इसके अंदर जो पावर के रूप में लिखा होता है वो क्या है? उसमें तो द्रव्यमान संख्या है, यानी द्रव्यमान संख्या ने प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। क्योंकि प्रोटॉन 1 था तो न्यूट्रॉन उसके अंदर कितने होंगे? 0, तभी तो वो 1 बना रहा। ड्यूटीरियम में 1H2, यानी जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? परमाणु संख्या 1, यानी प्रोटॉनों की संख्या भी 1। और 1H2 ऊपर 2 लिखा हुआ द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या 1 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी, तभी तो 1 और 1 मिलकर कितना बना? 2। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ड्यूटीरियम में प्रोटॉनों की संख्या भी 1, प्रोटॉनों की संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी, और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 1 है। लेकिन ट्राइटियम में 1H3, यानी परमाणु क्रमांक 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी है? 3। तो प्रोटॉनों की संख्या भी 1 होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी? क्योंकि वहाँ पे 3 लिखा है ऊपर। तो द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 1H3 है तो प्रोटॉनों की संख्या 1 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2। तो 1 और 2 मिलकर कितना होगा? 3। अब आयन का क्या होता है? आयन, अभी तक आपने जाना कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के बराबर विपरीत आवेश होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। तो किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, कोई परमाणु उदासीन है लेकिन उस पर कोई इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। तो वो ऋणावेशित हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए
यानी उसमें से ऋण आवेश निकल गया, तो परमाणु क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो इन ऋणावेशित या धनावेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन आने और जाने से जो स्थिति बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम दिखा रखा है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक का मतलब उसके अंदर 11 होते हैं परमाणु क्रमांक, यानी उसमें 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 11 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं कक्षा में, 2 8 1, यानी पहली कक्षा में 2 रह सकते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 रह सकते हैं, और तीसरी कक्षा में 2 और 8 10 और 1 बचा। तो होता क्या है, जो सोडियम का जो परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने देखा। अब होगा क्या कि जो भी परमाणु होता है वो अपनी भारी कक्षा में अष्टक पूर्ण करना चाहता है। क्या करना चाहता है, अष्टक पूर्ण करना चाहता है। तो ये क्या करेगा, सोडियम ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। भाई 7 इलेक्ट्रॉन को लेकर 8 करे पूरे, अष्टक का मतलब 8 करना, तो भारी कक्षा में 7 को बुलाना आसान है या 1 को छोड़ना आसान है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। यानी नीचे देख सकते हैं आप चित्र में 2 और 8, ये देख सकते हैं आप। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, Na+। देखो इस पर लिखा हुआ है Na+, अब यह आयन बन गया। ऐसे ही क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 17। तो 17 को हम कैसे बांटेंगे, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में कितने हैं, 7। जब इसमें भारी कक्षा में 7 हैं और ये अष्टक पूर्ण करना चाहता है, अष्टक माने 8 इलेक्ट्रॉन भारी कक्षा में करना चाहता है, तो बताइए इसे 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन पे आ गया इस पर, यानी कि इस पर ऋण आवेश आ गया, तो इसको, इसका जो आयन बनेगा उसे हम क्या लिखेंगे, Cl, और देखिए माइनस लिख दिया हमने, -1 माइनस, यानी इस पर ऋण आवेश आ गया। तो इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है तो प्लस का आवेश आता है, और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है तो माइनस का आवेश आता है। तो इस प्रकार से आयन बनते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे संयोजकता, कि संयोजकता किसे कहते हैं। तो संयोजकता को देखिए क्या है, कोई परमाणु भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करता है उस पर उतना ही ऋण या धनावेश आ जाता है, यही उसकी संयोजकता है। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8, तो भारी कक्षा में उसके कक्षाओं में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 6 8 हो गए। भारी कक्षा में 6 हैं, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को बुलाएगा। 6 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने से अच्छा है कि 2 इलेक्ट्रॉन बुला लेगा, तो भारी कक्षा में आप इसके कितने हो जाएंगे, 2, और भारी कक्षा में कितने हो जाएंगे, अष्टक पूर्ण हो जाएगा 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लेना पसंद करेगा ये, तो इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी की होगी, 2। जितने इलेक्ट्रॉन लेगा या त्यागेगा उतनी ही उसकी संयोजकता होती है। अब देखिए सोडियम में 2 और 8 1, तो क्या करेगा ये 1 इलेक्ट्रॉन को, भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो उससे फ़ायदा क्या रहेगा, इसकी Na जो आयन बनेगा, सोडियम का आयन बनेगा, उसमें 2 और 8 रह जाएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है, इसकी संयोजकता 1 हो गई। ऐसी क्लोरीन में 2 8 7 है, तो ये अष्टक पूर्ण करने के लिए, भारी कक्षा का अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तभी तो ये बन जाएगा 2 8 8। यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 8। तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहे ले चाहे दे, तो यहाँ पे इसकी वैकेंसी, इसकी बैलेंस, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, वैलेंसी 1। तो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है त्यागता, उसके हिसाब से इसकी संयोजकता तय होती है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो ये दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है। जैसे उदाहरण के रूप में HCl में Cl की संयोजकता 1 है। क्यों? क्योंकि यह हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग कर रहा है। देख सकते हैं आप HCl, तो जो क्लोरीन है Cl, वो हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1।
लेकिन H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? 2। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु से संयोग कर रहा है, तो इसलिए संयोजकता ऑक्सीजन की कितनी होगी? 2। तो इस प्रकार से हमने आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने बाकायदा जाना कि आयन कैसे बनते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं, आयन कैसे बनते हैं और संयोजकता क्या होती है, इसको विधिवत हमने जाना। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।